वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसके पहले हमने पढ़ चुका है ऋग्वैदिक काल का समाज और आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है, इसकी जो जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है? पहला सवाल तो ये उठता है। इसकी जो जानकारी है ये मिलती है हमें ऋग्वेद से। किससे मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद से। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। और जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे ये एक्चुअली ग्रामीण थे। यहाँ की जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये एक्चुअली ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल के, ये एक्चुअली क्या थे? अस्थायी थे। अस्थायी थे, इसलिए क्या करेंगे ये कृषि जो है, कृषि यहाँ पर कम होगी। लेकिन जो पशुपालन है सर्वाधिक होगा। और जो पशु है ये पालते थे गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता। और जो कुत्ता है ये ऐसा पशु है जो मानव द्वारा सर्वप्रथम इसे पालतू बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई यूपीएससी हो गई, पीएससी हो गई, स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे पहला पशु मनुष्य द्वारा कौन सा पालतू जानवर बनाया था? तो वो है कुत्ता। कब बनाया था? तो ये मध्य पाषाण काल में कुत्ते को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था। ठीक है। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पशु था वो था गाय। और जो ऋग्वैदिक काल में जो गाय है वो इतना महत्वपूर्ण पशु है कि वहाँ की जो जीवन शैली है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति एक्चुअली गाय के माध्यम से ही की जाती थी। वो इतना महत्वपूर्ण था, यानी कि हर जगह आपको गाय के वर्ड से ही वहाँ की मीनिंग दिखेगी आपको। जैसे कि राजा को बोलते हैं गोपति, युद्ध को बोलते हैं गविष्टि, समय को बोलते हैं गोधूली, दूरी को बोलते हैं गौयतु, पुत्री को बोलते हैं दुहिता, और गाय को अगन्य वर्ड बोला गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका है कि जो अगन्य वर्ड है किसके लिए यूज़ हुआ है। तो ध्यान रखना, जो अगन्य वर्ड है ये एक्चुअली गाय के लिए यूज़ हुआ है। अगन्य का मतलब होता है कि वध ना करने योग्य, जो मारने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अगन्य। और गाय यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या होगा? तो रीज़न है यहाँ पर दो। एक है कृषि और एक है व्यापार। कृषि यहाँ पे हमें कम दिखती है, परंतु जो व्यापार है ये सर्वाधिक दिखता है यहाँ पर। और जो व्यापार था, व्यापार यहाँ पर आंतरिक व्यापार था। एक गांव से दूसरे गांव में अगर माल ले जाना है तो आपको कुछ ले जाने के लिए कुछ चाहिए, तो दो चीज़ का यूज़ होता था। एक है इक्का गाड़ी और एक है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के माध्यम से ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि मुद्रा अर्थव्यवस्था अभी यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है। यहाँ एक्चुअली वस्तु विनिमय प्रणाली लागू है। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और अपना व्यापार किया जाता था। हुआ क्लियर? तो व्यापार के लिए इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज़ होता था। तो व्यापार के लिए इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज़ होता था। हुआ क्लियर? और जो बैल है ये एक्चुअली गाय का ही बछड़ा होता है, गाय का बच्चा ही बछड़ा होता है। और बाद में उस बछड़े को बैल बनाकर व्यापार के लिए, बैलगाड़ी के लिए यूज़ किया जाता था। तो देखना, यहाँ पर जो गाय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने दिया है बछड़ा जो बाद में बैल बना है, और बैल का यूज़ व्यापार में किया जाता है। और कुछ बैलों का यूज़ करते थे किसमें? कृषि में। और गाय से प्राप्त होता है दूध। और जो दूध है, मैंने बताया था आपको कि जो आर्य हैं उनका सबसे प्रिय भोजन है वो है क्षीर पकोदन। वो है क्षीर पकोदन। क्षीर पकोदन जो होता था जौ को डालते थे किसमें? दूध में, उससे बनता था क्षीर पकोदन। तो जो इनका प्रिय भोजन था वो बनता था दूध से, क्योंकि दूध में डालते थे जौ और जौ से बनता था क्षीर पकोदन, परंतु दूध के माध्यम से बनता था।
और दूध हमें किससे प्राप्त होता है? दूध हमें गाय से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो गाय है उससे दूध प्राप्त हुआ, गाय से ही बछड़ा और बैल प्राप्त हुआ, और जो दूध है उसको इसने एक इसका प्रिय भोजन बना उससे, वो है क्षीर पकोदन। और जो व्यापार के लिए जो बैल था वो भी गाय से प्राप्त हुआ। इस दृष्टिकोण से जो ऋग्वेदिक काल है यहाँ पर जो गाय है इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए गाय को बोला गया है अगन्या, क्योंकि उसका वध नहीं किया जा सकता, वो वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपको दूध दे रही है, वो आपको दे रही है बछड़ा जिससे बैल बन रहा है, और बैल से आप व्यापार कर रहे हो। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आपका जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है, आप उसकी उतनी अधिक सेवा, उसको उतना अधिक मानते हो। तो यहाँ पर जो है गाय बहुत बड़ा इंटरेस्ट था दूध का, बैल का, इसलिए जो ऋग्वेदिक काल है यहाँ पर जो है गाय एक महत्वपूर्ण पशु था, इसलिए इसे अगन्या बोला गया है। हुआ क्लियर? इसीलिए यहाँ पे गाय के लिए ही युद्ध होते थे, जिसे कहते थे गविष्टि। हुआ क्लियर? अब जो गाय और यहाँ पे जो राजा होता था वो कोई भूस्वामी नहीं होता था, वो एक्चुअली युद्ध का स्वामी होता था। जो गाय चोरी होती थी उसके लिए युद्ध होता था कि गाय हमारी है, गाय हमारी, इस टाइप का युद्ध होता था, और गाय को लाकर अपने यहाँ रखते थे उसे, अगर युद्ध होने के पश्चात जो जीतता था, इस टाइप का होता रहा होगा। तो गाय जो है युद्ध का स्वामी होता था, और जो युद्ध है वो एक्चुअली गाय के लिए होता था, तो इसलिए जो राजा है उसको गोपति कहा गया। हुआ क्लियर? जो समय है उसे बोला गया गोधूली बेला। ये क्यों बोला गया? क्योंकि जो गाय है जब शाम के 6 बजते हैं तब गाय जो है अपना जो चारा है चढ़कर तो जो गाय है वो जंगल से अपना चारा चढ़कर आती थी 6 बजे करीब, तो उसे बोलते थे गोधूली बेला, यानी गाय के आने के समय को बताया गया गोधूली बेला। आज भी आप चले जाओगे गांव में तो वहाँ पे जब 6 बजते हैं तो उसे बोलते हैं गोधूली बेला। हुआ क्लियर? वो भी वर्ड किससे निकला है? वो गाय से निकला है। गयतु, गयतु ये भी दूरी के लिए गयतु शब्द बताया गया है, क्योंकि गाय यहाँ से वहाँ जाती रही होगी तो उसे बोल दिया गाय यहाँ से वहाँ गई है, इतनी दूरी पर है, तो वो गयतु बोला गया होगा। ठीक है। पुत्री को बोला गया है दुहिता, और जो गाय है उसे बोला गया अगन्या। हुआ क्लियर? गाय से ही दूध प्राप्त हुआ, गाय से ही बछड़ा प्राप्त हुआ, बछड़ा ही बाद में बैल बना, बैल का यूज़ हुआ बैलगाड़ी में, जिससे व्यापार सुगम हुआ, व्यापार सुगम हुआ, और गाय से ही प्राप्त हुआ दूध, दूध में डाला गया जौ, और उससे बनाया गया क्षीर पकोदन, क्षीर पकोदन जो है आर्यों का प्रिय भोजन बना। और ये सभी चीज़ें प्राप्त हो रही है हमें गाय से, इसलिए गाय जो है ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पशु बन गया। हुआ क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में तो आप उसका जवाब ये दे सकते हो। हुआ क्लियर कि गाय इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों था। अगर हम ऋग्वेदिक काल में जो कृषि की बात करें तो यहाँ पे जो कृषि अर्थव्यवस्था है ये हमें गौण दिखती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में दिखती है। ऐसा क्यों कि यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास उतना क्यों नहीं हुआ? और जो उत्तर वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पे सर्वाधिक हुआ। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, ये है वैदिक काल। वैदिक काल के 2 भाग हैं, एक है ऋग्वेदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। हुआ क्लियर? ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल के बीच में जो विभाजन हुआ है वो हुआ है 1000 BC को। यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है लोहे की उत्पत्ति हो गई, और लोहे की उत्पत्ति ने जो कृषि है, कृषि क्रांति को पैदा कर दी। क्योंकि जो भूमि है उसको खोदना आसान हो गया था, उसे चीरना आसान हो गया था। खोदना और चीरना आसान हो गया भूमि को, तो फसलें उत्पादन करना आसान हो गया। इसलिए लोहे की उत्पत्ति ने ही वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक है ऋग्वेदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कोई इंटरव्यू में कि वैदिक काल के अंतर्गत 2 काल के बीच में मुख्य कारण क्या है, तो वो है 1000 BC को लोहे की उत्पत्ति। अगर लोहे की उत्पत्ति ना होती तो सिंपल सी बात है ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल का भी जन्म नहीं होता, और कृषि क्रांति में और कृषि उत्पादन में इतना अतिरेक पैदा नहीं होता। हुआ क्लियर?
तो यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल में अभी लोहे की उत्पत्ति नहीं हुई, यानी कि जो आर्य है लोहे के बारे में नहीं जानते, इसलिए यहाँ पे जो कृषि है वो नगण्य होती है। ठीक है, जो ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज में मिलता है वो मिलता है यव या जौ बोलते हैं, और जौ को ही डालते हैं दूध में, जैसे क्षीर पकोदन एक पदार्थ बनता है खाने योग्य, जो सबसे प्रिय भोजन है किसका, आर्यों का। हुआ क्लियर। जो खेती है उसके लिए हल यूज़ किया गया है, हल के लिए यहाँ पे एक वर्ड मिलता है वो है लागन। क्या मिलता है, लागन। जो लागन वर्ड कभी आ गया, कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्राचीन काल में लागन किसके लिए यूज़ किया गया है, तो वो एक्चुअली हल के लिए यूज़ किया गया है। 2019 का 2019 का मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री था वहाँ पे क्वेश्चन कर लिया था पणी। क्या किया था, पणी। पणी का संबंध किससे है, तो पणी का संबंध किससे है, ऋग्वैदिक काल में वो है व्यापार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी में आ चुका है, ध्यान रखना। उसी प्रकार क्वेश्चन कर सकता है आपको कि जो लांगन है इसका संबंध किससे है, तो वो है ऋग्वैदिक काल में हल से है। ठीक है, ये पणी जो है ये दोनों काम करते थे, जो मवेशी है इनको चुराने का और व्यापार करने का। लेकिन कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि पणी पणी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो वो किया गया है व्यापार के लिए। यानी पणी को ही, यानी कि जो व्यापारी होते थे उनको बोलते थे पणी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर खाद के लिए करीसु का उपयोग किया गया है। कभी करीसु यानी कि जो खाद होती थी उसे बोलते थे करीसु। ठीक है, सिंचाई मुख्यतः वर्षा का जल तालाब और कुएं से की जाती थी। यानी सिंचाई के माध्यम जो था वो था वर्षा का जल था, एक था तालाब और एक था कुआं। हुआ क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पे कृषि जो है एक सामान्य स्तर पर पहुँच चुकी थी, परंतु अभी भी डेवलप नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे लोहे की उत्पत्ति भी नहीं हुई है। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाणिज्य व्यापार। जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ का वाणिज्य व्यापार कैसा था, तो ध्यान रखना जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ का जो वाणिज्य व्यापार है वो एक्चुअली आंतरिक व्यापार के हमें साक्ष्य मिलते हैं, बाह्य व्यापार के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त नहीं होते, पहली बात तो। ठीक है, और जो आंतरिक व्यापार है ये होता था इक्का गाड़ी से और बैलगाड़ी से। हुआ क्लियर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर यह आधारित था। अभी यहाँ पे मुद्रा का उस स्तर पर विकास नहीं हुआ था कि व्यापार के लिए भी मुद्रा का यूज़ कर सके। एक्चुअली यहाँ पर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। अब ये वस्तु विनिमय क्या होता है, जैसे कि मेरे पास हुआ अनाज हुआ, ठीक है, और कुमार के पास क्या हुआ, घड़ा हुआ। हुआ क्लियर। अनाज दूंगा उसको मैं 5 किलो, और 5 किलो के बदले मुझे एक घड़ा देगा वो। ठीक है, तो ये मैंने अनाज के बदले क्या लिया, घड़ा, और घड़े के बदले इसने अनाज लिया, तो इस प्रकार क्या हुआ, ये हो गया वस्तु विनिमय हो गया। वो क्लियर, क्योंकि यहाँ पे करेंसी अभी नहीं आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमें एक नाम मिलता है वो है निस्क, परंतु निस्क जो है वो मुद्रा नहीं थी बल्कि एक तौल की इकाई या सोने का आभूषण था। जो निक्स है ये एक्चुअली तौल की इकाई और जो सोने का आभूषण है उसके लिए निक्स शब्द का उपयोग किया गया है। हुआ क्लियर। इस काल में जो नियमित सिक्के होते हैं उसका प्रचलन अभी नहीं आया था। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना कि यहाँ का वाणिज्य व्यापार जो है आंतरिक व्यापार में टिका हुआ था। इक्का गाड़ी का जो उपयोग है ये इक्का गाड़ी के माध्यम से ही यहाँ पे व्यापार होता था, और व्यापार के लिए यहाँ पर ये वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। हुआ क्लियर। यहाँ पे अभी तक हमें कोई भी सिक्के का प्रचलन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। निस्क नाम की चर्चा मिलती है, परंतु निस्क एक क्या थे, नाप तोल और सोने का आभूषण था, ये कोई मुद्रा नहीं थी। हुआ क्लियर। तो ये था ऋग्वैदिक काल का वाणिज्य और व्यापार। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल का उद्योग और धंधे। तो ध्यान रखना जो ऋग्वैदिक काल में जो उद्योग और धंधे हैं ये एक सीमित स्तर पर उद्योग धंधे थे यहाँ के। यहाँ पे हमें वस्त्र उद्योग, बढ़ाई, रथकार, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पोई आदि यहाँ पर हमें उद्योग धंधे दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में धातुओं में सोना और तांबा और कांसे का उल्लेख मिलता है। 3 सोना, तांबा, कांसे का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे लोहा और चांदी का उपयोग हमें दिखाई अभी नहीं देता,
क्योंकि बता चुका हूं आपको कि लोहे की उत्पत्ति कब हुई थी, वो हुई थी 1000 BC में हुई थी। लोहे की उत्पत्ति ने ही वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बीच में विभाजन पैदा किया है, क्योंकि लोहे की उत्पत्ति के बाद ही राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि अभी तक जो जीवन था वो कबीलाई जीवन था। इसके बाद लोहे की उत्पत्ति ने कृषि क्रांति पैदा कर दी, और कृषि के लिए आपको स्थायी जीवन जीना होता है, इसलिए आप स्थायी हो गए। स्थायी हो गए तो आपकी सामाजिक रचना अलग हो गई। जब समाज चेंज हुआ तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। जब अर्थव्यवस्था में बदलाव आया तो वहाँ की राजनीति भी पूरी तरीके से बदल गई। हुआ क्लियर? तो ये था ऋग्वैदिक काल का उद्योग और धंधे। ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपको काम आएगी मेंस में। जब आप मेंस में इसका आंसर लिखते हो तो आंसर लिखने के बाद लिखना पड़ता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको आएगा काम, इस काल में चूंकि निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, अतः अभी नगरों का विकास नहीं हुआ था। अतः अभी यहाँ पर नगरों का विकास नहीं हुआ था। शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, तो वो थी जन। एक्चुअली ये जन है, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्चुअली जन है, ठीक है। तो ये इसको आप लिख सकते हो किसमें, ऋग्वैदिक काल में मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको आर्थिक जीवन संबंधी, तो वहाँ पे आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हो निष्कर्ष में, कि इस काल में चूंकि निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, अतः अभी नगरों का विकास नहीं हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी जन थी। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ऋग्वैदिक काल का धर्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ मिल जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, गुड बाय।